नमस्कार विद्यार्थियों। कुक्कुटशाला के बारे में हम पढ़ रहे थे। जो पोल्ट्री फार्म है, उस पोल्ट्री फार्म को हम किस प्रकार से उसको बनाते हैं इसके बारे में हमने देखा। उसके आवास में क्या क्या बनाते समय सावधानियां रखनी चाहिए, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमने देखा। और पोल्ट्री फार्म में कौन कौन सी विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने देखा। जैसे हैचरी है, हैचरी वो है स्थान है जहाँ पे अंडों को रखा जाता है और वहाँ से उन अंडों से जो चूजे हैं उनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यानी हैचिंग की प्रक्रिया जहाँ पे होती है उस स्थान को हम क्या कहेंगे, हैचरी कहेंगे। हैचिंग का मतलब क्या है? हैचिंग का तात्पर्य है जो अंडे हैं उनसे चूजों को बाहर निकलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, हैचिंग कहलाती है, ठीक है। और मुर्गी द्वारा जो अंडे देने की क्रिया है वो कहलाती है एग लेइंग, एग लेइंग, ठीक है। तो हैचरी के अंदर जो है अंडे हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। अंडे जो निकलने की जो क्रिया है, अंडे से चूजे निकलने की जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं हैचिंग। और इस क्रिया में लगभग 21 डेज का टाइम जो है वो लगता है, 21 दिन का समय लगता है अंडों से चूजों को बाहर निकालने के लिए, 21 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो ये एग है। एग की हम संरचना देखें तो ये जैसे यहाँ पे बिल्कुल जैसे बीचों बीच इसका जो जाइगोट है ये मान के चलिए आप, और इसके चारों तरफ इस प्रकार से कंसेंट्रिक फॉर्म में इस प्रकार से यॉक रहता है, यॉक, ठीक है। ये क्या है, यॉक, यानी इसका जो पीत भाग है वो यॉक कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में इसके चारों तरफ जो है एल्बुमन, एल्बुमन को घेरे हुए जो होती है वो झिल्ली कहलाती है शेल मेम्ब्रेन। एल्बुमन को घेरे हुए जो झिल्ली होती है वो कहलाती है शेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस शेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एल्बुमन होता है जिसको हम थिक एल्बुमन कहते हैं, और यहाँ पे ये एयर शेल होती है। यहाँ पे एयर शेल होती है। तो इस प्रकार से ये जो है इसका पीत भाग है यॉक, ये जो है एल्बुमन है, इस प्रकार का एल्बुमन, थिन एल्बुमन। ये जो है थिक एल्बुमन, ये जो पार्ट है ये कहलाता है शेल मेम्ब्रेन, शेल मेम्ब्रेन। और ये जो सबसे बाहर जो कठोर भाग होता है वो क्या कहलाता है, शेल कवच, जो कि किसका बना होता है, कैल्शियम में कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है इस जाइगोट से, ये जो जाइगोट है इससे चूजे का निर्माण होता है, और ये इसके अंदर जो स्थित यॉक एल्बुमन है उनके द्वारा अपना पोषण प्राप्त करता है। और 21वें दिन जो है वो ये अंडे को फोड़कर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडे से चूजे को बाहर निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हैचिंग। और ये हैचिंग की क्रिया कहाँ होती है, जिस स्थान पे करवाई जाती है उसको हम बोलते हैं हैचरी। जो बड़े बड़े जो फार्म्स हैं उनके अंदर हैचिंग की जो प्रक्रिया जहाँ पे करवाई जाती है उसको हम हैचरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग की एक संरचना है। अब हैचिंग के लिए एक नियमित जो तापमान है उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हैचिंग जो है वो दो तरीकों से हो सकती है। एक तो है नेचुरल हैचिंग, नेचुरल हैचिंग, एक तो जो क्रिया है वो हैचिंग की क्रिया प्राकृतिक रूप से हम करवा सकते हैं, और दूसरी है आर्टिफिशियल हैचिंग। नेचुरल हैचिंग प्राकृतिक रूप से आप देखते हैं कि जैसे अपने आसपास जो चिड़िया के घोंसले वगैरह वो आप देखते होंगे, वहां पे क्या है, चिड़िया ने अंडे दिए और उनके ऊपर बैठी रहती है, ठीक है। ऐसे ही मुर्गी जब अंडे देगी, ठीक है,
उन अंडों को व्यवस्थित करके उनके ऊपर मुर्गियों को बैठा दिया जाता है और उनके पास में ही उनके दाने पानी की व्यवस्था वहां पे कर दी जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सामान्यतः हम इस प्रकार का एक मिट्टी का पॉट लेते हैं, उसके अंदर जो है ऐश यानी डस्ट या राख भरती जाती है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर हम अंडों को व्यवस्थित कर देते हैं। एक मुर्गी के नीचे सामान्यतः हम 1 दर्जन अंडे जो है 6 से लगभग 8 अंडे तक, यदि सर्दियों का मौसम मतलब कम अंडे और यदि गर्मियां हैं तब 8 तक रख सकते हैं। लेकिन सामान्यतः हम क्या है कि 1 दर्जन अंडे जो है वो रख देते हैं, उनके अंदर व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो मुर्गियां हैं उनको इनके ऊपर बिठा दिया जाता है और ये मुर्गियां इनके ऊपर दिन भर बैठी रहेंगी और इनको अपने शरीर का जो तापमान है उसके द्वारा ये जो है वो इसको गर्म रखती है एक प्रकार से। ठीक है, और ये हैचिंग की प्रक्रिया जो है वो उसमें सहायक होता है। शरीर का जो तापमान होता है मुर्गियों का वो 107 डिग्री 106 से 160 डिग्री होता है। तो ये अंडों को एक वार्मथ, एक उष्मा, एक गर्मी जो है वो प्रदान करती हैं और हैचिंग की प्रक्रिया के लिए ये अति आवश्यक है कि उनको जो एक वार्मथ है, एक गर्मी है वो मिले। ठीक है, तो लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हम बात करें, वो टेम्परेचर जो है वो हैचिंग की प्रक्रिया के लिए पहले वीक में आवश्यक होता है, फिर सेकेंड वीक में 103, थर्ड वीक में 101 से 102 वीक का डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो रखा जाता है। तो ये तो होती है नेचुरल हैचिंग। नेचुरल में हम क्या करते हैं, जो मुर्गियां हैं उनके नीचे अंडों को व्यवस्थित करके उनको उनके ऊपर बैठा देते हैं, तो एक निश्चित टेम्परेचर उनको रखा जाता है। तो ये जब जो छोटे फार्म्स है जहाँ पे कम संख्या में मुर्गियों को रखा जाता है वहाँ पे कौन सी हैचिंग करवाई जाती है, सामान्यतः नेचुरल हैचिंग की करवाई जाती है। लेकिन जो बड़े फार्म्स हैं जहाँ पे अंडे हैचिंग के लिए जो अंडे हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है और उनके लिए उतनी हम क्या है मुर्गियों को उतना हम नहीं रख पाते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या है आर्टिफिशियल हैचिंग की जाती है। और ये आर्टिफिशियल हैचिंग जहाँ पे जिस स्थान पे की जाती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हैचरी। उससे पोल्ट्री फार्म की उसी यूनिट को क्या कहा जाता है, हैचरी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से मशीन्स होती हैं, वहां पे उनमें ट्रे के अंदर अंडों को व्यवस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, और इन हैचरी के अंदर उन कमरों का एक विशिष्ट तापमान रखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 21 दिन के अंदर यानी 3 हफ्ते के अंदर हो जाती है। तो फर्स्ट वीक, पहले वीक के अंदर लगभग 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रखा जाता है, सेकेंड वीक के अंदर लगभग 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रखा जाएगा और थर्ड वीक में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट उनका मेंटेन किया जाता है। साथ ही साथ इन अंडों को थोड़ा थोड़ा हम जो है वो उनको रोल करवाते रहते हैं। रोल का मतलब क्या होता है, उनको हल्का हल्का घुमाते उसको रहते हैं, हल्का हल्का। ठीक है, रोलिंग की क्रिया भी उनकी करवाते रहते हैं ताकि उनका जो तापमान है वो पूरी सतह के ऊपर नियमित रूप से चारों तरफ क्या है कि नियमित तापमान उनका बना हुआ रहे, एक ही स्थान पर तापमान ज़्यादा ना रहे, पूरी सतहों पे नियमित तापमान। तो ये हम जो है उसको दिन में 2 से 3 बार उसकी जो रोलिंग जो है वो करवा देते हैं, उसको थोड़ा हल्का सा घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल हैचिंग जो है वो की जाती है। 3 हफ्ते के लिए इनको हैचरी के अंदर, इन ट्रेज के अंदर इनको रखा जाता है और वहाँ पे एक नियमित तापमान और एक निश्चित सांद्रता का के वातावरण में इनको रखा जाता है और 21 दिन होने पर जो चूजे हैं वो अंडों से बाहर निकल जाते हैं। अब जो अंडे होते हैं उनमें कई अंडे जो है वो खराब भी निकलेंगे आपके, जिनसे चूजे नहीं निकलेंगे। इसके लिए आपको समय समय पे उनकी जांच करते रहना चाहिए कि इनमें से चूजे निकलने वाले हैं या नहीं है। तो इस क्रिया, ये क्रिया करवाई जाती है कैंडलिंग के द्वारा। कैंडलिंग क्या है, कैंडल मोमबत्ती यानी एक प्रकाश के अंदर हम उसको देखते हैं। जैसे इस पर प्रकाश, पीछे प्रकाश होगा, अंडे को पकड़ के हमने देखा। यदि हम देखते हैं कि जैसे 7 दिन के बाद हमने उसको दोबारा 14 दिन पे देखा, यदि उनके अंदर जो एक प्रकार से हम कहें कोई भी जीव है वो उसकी वृद्धि हो रही है, यानी जो चूजा है उसकी यदि वृद्धि हो रही है, इसका मतलब उससे वो सही है अंडा।
उससे हैचिंग की क्रिया जो है वो पूर्ण होगी और चूजा बाहर निकलेगा। यदि उसके अंदर बिल्कुल रोशनी आर पार जा रही है, कोई भी बड़ी उसके अंदर मांस जैसी संरचना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर कोई भी भ्रूण का विकास जो है वो नहीं हो रहा है, चूजे का विकास नहीं हो रहा है, ऐसे अंडे जो है वो उनसे हैचिंग नहीं हो पाएगी, उनसे चूजा बाहर नहीं निकलेगा। तो उनको हटा दिया जाता है अपनी हैचरी से और उन्हीं अंडों के ऊपर विशिष्ट ध्यान दिया जाता है जिनसे अंडे निकलते हैं। तो समय समय पे हैचरी के अंदर क्या है, कैंडलिंग की क्रिया जो है वो करवाई जाती है। कैंडलिंग यानी अंडों की जो है वो जांच जो है वो की जाती है। ठीक है, तो ये हैचिंग के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपको एक तो रोलिंग प्रक्रिया है और दूसरा कैंडलिंग। कैंडलिंग यानी अंडों की जांच के द्वारा आपको पता लग जाता है कि किन अंडों से चूजा निकलेगा और किन अंडों से चूजा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमें उन्हीं पे ध्यान देना है, जिन अंडों से चूजा निकलना है उन्हीं को रखते हैं, बाकियों को हम जो है दूसरे कार्यों में प्रयुक्त उनको कर लिया जाता है। तो ये हैचिंग की प्रक्रिया दो प्रकार से हम करवा सकते हैं, नेचुरल हैचिंग या आर्टिफिशियल हैचिंग के द्वारा करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हॉट एयर, मेमोथ, इस प्रकार की जो मशीन्स आती है जिनमें क्या है, उन अंडों के ऊपर गर्म हवा जो है वो ब्लो की जाती है। ठीक है, और उसमें एक निश्चित सांद्रता के ऊपर गर्म हवा, जो गर्म कितनी होगी इस टेम्परेचर के ऊपर, तो ये हवा ब्लो की जाती है जिससे कि उन अंडों का एक निश्चित तापमान है वो बना रहता है और हैचिंग की प्रक्रिया जो है वो नियमित रूप से होती रहती है। ठीक है, तो ये पोल्ट्री फार्म में एक यूनिट जो हमने पढ़ी थी हैचरी, उसमें क्या क्रिया होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब 21वें दिन क्या होते हैं, उनसे हैचरी के अंदर जो अंडों से जो चूजे हैं वो बाहर निकलते हैं और एक समय में कई चूजे बाहर निकलेंगे, तो उस समय उस दिन जैसे निकलने वाले हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है उस कमरे का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक साथ में बहुत से चूजे आएंगे, उनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन लेवल भी उनका सही होना चाहिए। अब जैसे ही चूजे बाहर निकलते हैं उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, ब्रूडर हाउस में। कहाँ पे, ब्रूडर हाउस। ये ब्रूडर हाउस वह स्थान है जहां पे ब्रूडिंग की क्रिया होती है। ब्रूडिंग क्या है, ब्रूडिंग का तात्पर्य कि चूजों को पालने की क्रिया। ठीक है, जैसे हमने गोवंश में देखा था नवजात को पालते हैं हम, वैसे ही ये ब्रूडिंग की क्रिया का मतलब है चूजों को कैसे पालते हैं। तो चूजों को एक दिन का चूजा होगा, उससे लेके लगभग 7-8 सप्ताह तक जहाँ पे पाला जाता है, जहाँ रखा जाता है, उसको हम कौन सा जगह बोलते हैं, ब्रूडर हाउस बोलते हैं। यानी जहाँ पे ब्रूडिंग की क्रिया की जाती है उसको ब्रूडर हाउस से कहा जाता है। ब्रूडिंग की क्रिया भी जो है वो दो प्रकार से कर सकते हैं हम। एक तो है नेचुरल ब्रूडिंग और एक है आर्टिफिशियल ब्रूडिंग। नेचुरल ब्रूडिंग में क्या किया जाता है, इसमें वही तरीका है कि 10 से 12 बच्चे होंगे, उनको एक मुर्गी के नीचे रखा जाता है। ठीक है, मुर्गी उनके ऊपर बैठी रहेगी, 10 से 12 बच्चों के ऊपर बैठी रहती है और उनको जो खुद ही पोषण जो है वो देती रहती है। ठीक है, अपने दाने जो चुनेगी उनके मुंह के अंदर देके और उनको पोषण जो है वो देती रहती है। ये तो होती है नेचुरल ब्रूडिंग। तो एक मुर्गी के नीचे वही है, वहाँ पे अंडों से चूजे निकले और वो मुर्गी उनके ऊपर बैठी रहती है और एक के ऊपर, एक मुर्गी के नीचे हम 10 से 12 चूजे आसानी से उनके नीचे रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी ब्रूडिंग में भी एक टेम्परेचर जो है वो नियमित रूप से उनके अंदर होना चाहिए। लगभग फर्स्ट वीक के अंदर 95 डिग्री, सेकेंड वीक के अंदर 90 डिग्री और थर्ड वीक के बाद में 85 डिग्री और फोर्थ वीक जो है उसके बाद में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन उनका किया जाता है। पहले हफ्ते 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेकेंड हफ्ते 90 डिग्री, थर्ड हफ्ते 85 डिग्री और चौथे हफ्ते के बाद में यानी 7-8 हफ्ते तक 80 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे रखा जाता है। तो ये टेम्परेचर कौन प्रोवाइड करेगी, मुर्गी के शरीर का तापमान के द्वारा ये
होती है। और आर्टिफिशियल ब्रूडिंग में हम जो है इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। आर्टिफिशियल ब्रूडिंग कैसे करते हैं? आर्टिफिशियल ब्रूडिंग में जैसे हम छोटे छोटे इस प्रकार के स्थान बनाते हैं ब्रूडर हाउस के अंदर, इनकी एक बाउंड्री बना दी जाती है चारों तरफ, ठीक है, जो एक लगभग आधे से 1 फुट ऊंचाई की बाउंड्री होगी। हम लोहे का सा एक घेरा बना सकते हैं और उनके अंदर जो चूजों को जो है वो छोड़ दिया जाता है। ये चूजे हैं, उनको जो फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोड़ दिया जाता है और इन्हीं के अंदर जो है दाने और पानी की जो व्यवस्था है वो भी कर दी जाती है। अब साथ ही साथ इनके ऊपर कोई भी वार्म्स जो है उसके लिए आप बल्ब लटका सकते हैं, ठीक है, या फिर हीटर जो है वो लटकाया जा सकता है ऊपर, ताकि इनका जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो कितना बना रहे, लगभग पहले हफ्ते 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे हफ्ते 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरे हफ्ते 85 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथे हफ्ते के बाद में 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर जो है वो ब्रूडर हाउस में बना हुआ रहे और इस प्रकार से एक व्यवस्था कर दी जाती है। जैसे जैसे ही चूजे आकार में बढ़ते जाते हैं इसके अंदर से चूजे कम कर दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अब जैसे बड़े होंगे तो ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ेगी, कम कर दिए जाते हैं, उनके लिए नई जगह पे शिफ्ट उनको कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये ब्रूडर हाउस है जहाँ पे ब्रूडिंग की क्रिया की जाती है। ब्रूडिंग की क्रिया क्या होती है? वह क्रिया है जिसके द्वारा मुर्गी के चूजों को पाला जाता है। उनको 1 दिन से लेके 7-8 हफ्ते तक जहाँ पे पाला जाता है वो स्थान क्या कहलाता है? ब्रूडर हाउस कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में इनको शिफ्ट किया जाता है रियरिंग हाउस में। वहाँ पे क्या है, लगभग जब तक मुर्गियाँ अंडे देने लायक नहीं हो जाती, यानी लगभग 20 से 22 सप्ताह की नहीं हो जाती, 8 सप्ताह से लेके 22 सप्ताह तक जहाँ पे रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? रियरिंग हाउस। उसको हम क्या बोलते हैं? रियरिंग हाउस। और उसके पश्चात उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है? लेइंग पेन के अंदर, ठीक है। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है? लेइंग पेन। लेइंग पेन जो है वो वह स्थान है जहां पे अंडे देने वाली मुर्गियों को रखा जाता है। वह स्थान है जहां पे अंडे देने वाली मुर्गियों को रखा जाता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लेइंग पेन कहते हैं। अब ये जो हमने देखा कि हाउसेज के टाइप है वो, मतलब हम जब इंटेंसिव सिस्टम में 2 प्रकार से रखते हैं, डीप लीटर सिस्टम हो सकता है या बैटरी या केज सिस्टम हो सकता है। इन दोनों तरीकों से जो है वो रखा जा सकता है। तो अगर केज सिस्टम में रखते हैं तो आप देखेंगे आप कि इस प्रकार का केज होगा, उसके अंदर मुर्गियां जो है उनको रखा जाता है। ठीक है, इस केज का जो नीचे का जो भाग होता है वो थोड़ा सा ढालू होगा इस प्रकार से, ठीक है, और इस प्रकार से दूसरा केज होगा, तीसरा केज होगा, एक के ऊपर एक केज हम व्यवस्थित कर सकते हैं। अब यहाँ पे ही इनके जो आहार की व्यवस्था कर दी जाती है, यहाँ पे ये जो दाना है वो डाल दिया जाता है यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था कर दी जाती है सामान्यतः से, इस प्रकार से पानी की व्यवस्था कर दी। इसको जैसे ही चोंच से दबाएंगे इसमें पानी आ जाएगा, ये धीरे धीरे सीख जाते हैं मुर्गियाँ। यहाँ पे दाने की व्यवस्था कर दी जाती है। यहाँ पे जो मुर्गी अंडा देगी वो नीचे लुढ़कते हुए यहाँ पे अंडा कलेक्शन के लिए ये एक नाली से बना दी जाती है और ये अंडा यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम के अंतर्गत इस प्रकार से कर सकते हैं। और यदि डीप लीटर सिस्टम होता है तो उसमें हम बड़े जो कमरे के अंदर मुर्गियों को छोड़ दिया जाता है और एक कोने के अंदर हम नेस्ट बॉक्सेस या ट्रैप नेस्ट जो है वो लगा देते हैं। वहाँ पे जाएंगी मुर्गियाँ, अंडा दे देंगी वहाँ पे और हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डीप लीटर सिस्टम में उस प्रकार से हम इनको रख सकते हैं और केज सिस्टम के अंदर इस प्रकार से मुर्गियों को रखा जा सकता है। तो ये लेइंग पेन है जहाँ पे अंडे देने वाली मुर्गियों को रखा जाता है। और जो मांस उत्पादन के लिए जहाँ पे जिन मुर्गियों को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर हाउस, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर हाउस। मांस देने वाली मुर्गियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर्स। और जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लेयर्स, ठीक है, ये आपने देखा हुआ ही है।
तो ये जो पोल्ट्री फार्म की विभिन्न जो इकाइयाँ हैं उनके कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, कहाँ पे किन को रखा जाता है उनके बारे में देखा, और वहाँ पे कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे हैचिंग की क्रिया में अंतर्गत क्या होता है, ब्रूडिंग की क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, उसके बारे में हमने देखा। ठीक है, जब भी पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया जाता है तो उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो हमेशा किस दिशा में रखनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम की ओर रखनी चाहिए। जब पोल्ट्री फार्म का निर्माण किया जाता है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, उसमें पेड़ पौधे युक्त होना चाहिए, ताकि जो प्रतिकूल मौसम है, यानी अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक सर्दी है, उनसे उसको सीधा बचाव हो सके, इस प्रकार का जो है मौसम होना चाहिए। और उसके लिए क्या है, आसपास उसके पेड़ पौधे अधिक होने चाहिए। ठीक है, और अगर आप डीप लीटर सिस्टम में रख रहे हैं तो आपने लीटर बिछा दिया है, जैसे ही वो लीटर तैयार हो जाता है, लीटर भी क्या होता है, जो नई बिछावन है उसके अंदर मुर्गियां जो है वो अपनी ड्रॉपिंग्स यानी मुर्गियां बीट करती रहेंगी, उसका पानी तो सोख लिया जाएगा और वो बीट जो है वो उसके अंदर मिलके और एक अच्छी खाद का निर्माण हो जाता है। उसको हम जैसे ही हमारा लीटर निकालते हैं हम, ठीक है, उसको लीटर को निकाल के और नया लीटर वहाँ पे बिछा दिया जाता है। जैसे ही हम दूसरी मुर्गियों को लाते हैं नया लीटर बिछा दिया जाता है। तो सामान्य जो ब्रॉयलर्स होते हैं यानी जिनको मांस के लिए पाला जाता है, और एक है लेयर्स यानी अंडे देने वाली मुर्गियां। ब्रॉयलर्स जो है वो क्या होते हैं, इनको मुख्यतः मांस के लिए पाला जाता है, और ये कुछ ही दिनों के अंदर एक अच्छा बॉडी वेट जो है वो ऐसी नस्लें हैं जो अच्छा बॉडी वेट जो है वो ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, तो इनको एक दिन के चूजे को से पालना स्टार्ट करते हैं और ये लगभग 6 से 7 सप्ताह तक इनको पाला जाता है, यानी लगभग अबाउट 40 डेज, 6 से 7 सप्ताह तक। और ये लगभग 40 दिन के ऊपर इनका जो बॉडी वेट है वो लगभग 2.5 से 3 किलो बॉडी वेट जो है वो हो जाता है, और उस स्थिति में इनको बेच दिया जाता है। ठीक है, तो लगभग 3 किलो के समथिंग इनका बॉडी वेट जो है वो पहुंच जाता है और इनको सेल आउट कर दिया जाता है और इनको मांस के लिए काम में ले लिया जाता है। यानी जब हम इनकी लेयर्स की जब ब्रूडिंग कर रहे होते हैं वो एज ही है एक प्रकार से कि उनको लगभग 7 हफ्ते के लिए हमें यानी लगभग 40 डेज के लिए पालते हैं, और इस दौरान इनके जो शरीर का जो भार है वो लगभग 3 किलोग्राम तक हो जाता है। ठीक है, तो इनको जो है मुख्यतः मांस के लिए पाला जाता है। तो ये आपने देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्र में, आपने आजकल दोनों प्रकार के फार्म्स जो हैं वो डेवलप हैं। तो ब्रॉयलर्स को जनरली क्या है कि लेयर सिस्टम, ये डीप लीटर सिस्टम में रखा जाता है, चूजों को लाके छोड़ दिया जाता है। जितनी भी संख्या में, मान लो आपको 5000 चूजे डालने हैं या 10,000 डालने हैं या 1000 डालने हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका अपना जो पोल्ट्री फार्म होगा उसकी लंबाई उसी के अकॉर्डिंग होगी। यानी जो ब्रॉयलर है उसको बड़ा होने पे 1 स्क्वायर फीट जो जगह है उसकी आवश्यकता होती है। तो यदि हम 5000 चूजे ला रहे हैं तो कितने स्क्वायर फीट की जगह होगी, 5000 स्क्वायर फीट की जगह होती है। और एक जो 7-8 वीक का जो चूजा होता है उसको लगभग 7.5 से लेके 10 सेंटीमीटर फीडिंग स्पेस की आवश्यकता होती है। कितने, 7.5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक। तो हम 10 सेंटीमीटर के हिसाब से देखें तो 5000 चूजों के लिए 50,000 सेंटीमीटर यानी कितनी हो गई, 50 मीटर, सॉरी 500 मीटर जो फीडिंग स्पेस। तो आपको जैसे एक जो है ये 1 मीटर का फीडर होगा, तो ऐसे कितने फीडर आपको लगाने पड़ेंगे, जैसे 500 मीटर है तो 500 फीडर आपको लगाने पड़ेंगे 5000 मुर्गियों के ऊपर। ठीक है, और इसकी तुलना में आपको क्या, इसके जैसे आधे आपको वाटर्स या 1/3 वाटर्स यानी पानी की व्यवस्था के भी वाटर्स जो है वो लगाने पड़ते हैं। साथ ही साथ मुर्गियों का जो वृद्धि है वो रोशनी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। जो रोशनी होती है उसके अंदर मुर्गियां जो है अच्छी वृद्धि करती हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि भाई आप जैसे पोल्ट्री फार्म्स के अंदर आप देखोगे रात को भी क्या है लाइट्स जो है वो जगी हुई रहती है। उसका कारण क्या है कि भाई लाइट के अंदर क्या है कि वृद्धि जो है वो थोड़ी
फास्ट होती है, ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ जैसे अगर मान लो अंधेरा कर देते हैं तो क्या होती है, ये एक स्थान पे आके इकट्ठी हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बैठ जाएंगी। तो ऐसे में क्या होगा, जो नीचे जो कमज़ोर होगा वो दब के ख़त्म हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, लाइट्स की व्यवस्था जो है वो करनी होती है, ठीक है। तो इसीलिए बल्ब जो है वो नियमित दूरी के ऊपर एक बल्ब की व्यवस्था जो सामान्यतः की जाती है। इसके अतिरिक्त एक आपको जो ध्यान रखना है कि जो ब्लू लाइट मुर्गियों को पकड़ने के लिए कई बार क्या है कि ब्लू लाइट का सहारा लिया जाता है। नीली जो रोशनी होती है उसमें मुर्गियों को आसानी से काबू में किया जा सकता है, उनको आसानी से पकड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक ध्यान रखना आपको, मुर्गियों को पकड़ने के लिए या उनकी रीच ट्रेनिंग के लिए कौन सी रोशनी का उपयोग किया जाता है, ब्लू लाइट। इस रोशनी का उपयोग किया जाता है, नीली रोशनी, ब्लू लाइट का उपयोग जो वो किया जाता है, ठीक है। नीली रोशनी के अंदर जो है ये थोड़ी कम क्रिया करती हैं, ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर पाती नीली रोशनी के अंतर्गत, और वहाँ जब इनको पकड़ना होता है तो हम ब्लू लाइट्स का जो है इसका इस्तेमाल हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोल्ट्री फार्म है, जो कुक्कुटशाला है, वहाँ पे आपको निर्माण के समय और विभिन्न इकाइयों में किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से जो विभिन्न इकाइयां हैं उनके अंदर किन किन क्रियाओं को किया जाता है। जैसे ब्रॉयलर हाउस में क्या किया जाना है आपको, लेइंग पेन के अंदर कौन सी क्रिया यानी अंडे देने की क्रिया हो रही है, ब्रॉयलर हाउस में कहाँ किन को रख रहे हैं, मांस देने वाली मुर्गियों को रख रहे हैं। इसके अलावा हैचरी है, वहाँ पे अंडों को रखा जाता है, उनको एक निश्चित तापमान पे रखते हैं और उनसे चूजे निकलने की क्रिया संपन्न होती है। ब्रूडर हाउस है, उनके अंतर्गत क्या है, ब्रूडर हाउस के अंदर हम जो ब्रूडिंग के लिए जो मुर्गियाँ रखते हैं, यानी जब चूजे हो गए उनको लगभग 7-8 हफ्ते तक उनको तैयार करना है, उस क्रिया को जो पोल्ट्री फार्म की किस यूनिट में रखा जाता है, ब्रूडर हाउस में रखा जाता है। तो ये विभिन्न जो इकाइयां हैं पोल्ट्री फार्म की, जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो कुक्कुटशाला है उसके बारे में हमने मोटा मोटी देखा कि उनके निर्माण के समय, कुक्कुटशाला के निर्माण के समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी इकाइयां हमें निर्मित करनी है, उनके अंदर प्रबंधन के लिए क्या क्या हमें बातों को ध्यान में रखना होता है, ये विभिन्न बातें हमने देखी, ठीक है। तो ये आपका जो एक पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन का जो आपका एक टॉपिक है वो हम इसको इसके साथ में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक आदर्श भवन निर्माण है, जो एनिमल हाउसेज हैं उनके निर्माण के बारे में हमने देखा। साथ ही साथ जो विभिन्न जो आपके श्रेणी के जो पशु हैं उनकी देखभाल और उनके प्रबंधन के समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। और साथ ही साथ एक इसका जो टॉपिक था जो कुक्कुटशाला पोल्ट्री फार्म, उसके निर्माण में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्या प्रारूप जो है वो हमें निर्धारित करना पड़ता है, उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। तो ये एक आपका जो चैप्टर है कुक्कुटशाला वो पूरा हो चुका है। इसके साथ ही हम ये एक सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।